हेलो प्यारे मित्रों, देश के नौजवानों, साथियों, सभी का स्वागत अभिनंदन है उत्कर्ष की इस पवित्र धरा पर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, इंजन की गर्जना, फोटोन का करिश्मा, न्यूट्रॉन की बौछार, हीलियम पर प्रहार, मिलकर करते हैं आप सभी का आदर और सत्कार, आदर और सत्कार। नमस्कार दोस्तों, साथियों, आप सभी का स्वागत भौतिक विज्ञान की कड़ी मात्रक और मापन में। पाठ्य पुस्तक प्रश्नों को धुआं हम कर चुके हैं, मैं और धुआं करने वाला हूं। आशा करूंगा कि अब न्यूमेरिकल का जो एक डर होता है, भय होता है, वो आपके दिलो दिमाग से निकल चुका है। निरंतर मैं आगे बढ़ रहा हूं और प्रयास कर रहा हूं। सुनिए कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, देखें जरा। तो यहां मैं डिस्कस करूंगा। आप देख रहे हैं यहां तक हम कर चुके हैं, उदाहरण सारे हो गए थे और दो क्वेश्चन थे बहुत ही जुल्म किया था जिन्होंने हम पर, वो भी हम कर चुके हैं। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब बात आती है यहां से पाठ्य पुस्तक प्रश्न 2.3 से हमें करना है। पाठ्य पुस्तक प्रश्न 2.3 क्या कहना चाह रहा है, देखिए। कहना चाह रहा है कि ऊष्मा पारगमन में ऊर्जा का मात्रक जो है वो कैलोरी है। सुना आपने? ऊष्मा पारगमन में ऊर्जा का जो मात्रक है वो क्या है? ऊर्जा का मात्रक जो है वो कैलोरी है। यह लगभग 4.2 जूल के बराबर है। मतलब दी गई है ऊर्जा, मात्रक कैलोरी है। ऊष्मा का बिल्कुल होता है 4.2, एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल के बराबर होता है। ये रिलेशन है, हमने पढ़ा। 1 जूल बराबर है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर बट्टे सेकंड स्क्वायर। मान लीजिए कि हम मात्रकों की कोई ऐसी प्रणाली का उपयोग करते हैं जिससे द्रव्यमान का मात्रक अल्फा किलोग्राम के बराबर है, लंबाई का मात्रक बीटा मीटर के बराबर है, समय का मात्रक गामा सेकंड के बराबर है। तो यह प्रदर्शित कीजिए कि नए मात्रकों के पदों में कैलोरी का परिमाण क्या है। यह कैलोरी का परिमाण इतना। क्वेश्चन का तरीका बहुत सीधा है। ये कैलोरी और ऊष्मा में घुमा रहा है हमें, और कुछ नहीं। पर एक और टिप्स भी दिया है, जूल। एक और हमें टिप्स भी दिया है, वो है जूल। आप देखोगे कि यहाँ जो जूल दिया है ना, वो ऊष्मा का एसआई पद्धति में मात्रक है। और आप देख रहे हो कि ये कह रहा है कि एक ऐसी मात्रक पद्धति जिसके अंदर हम कहेंगे द्रव्यमान का मात्रक जो है वो है अल्फा किलोग्राम, लंबाई का मात्रक बीटा मीटर है, और मैं कहूँगा समय का मात्रक क्या है, गामा सेकंड है। तो मुझे एक बात बताओ, ये किलोग्राम है, नीचे किलोग्राम रखूंगा, ऊपर किलोग्राम होगा, तभी तो बजीड़ होगा। अगर ये कटेगा ही नहीं तो मैं लेकर इसकी वैल्यू का क्या करूंगा? आपके मन में क्या डाउट है, मैं समझ रहा हूँ। आप कह रहे हो कि सर पहली पद्धति हम सीजीएस मानेंगे क्या? नहीं, पहली पद्धति हम एमकेएस मानेंगे। तभी तो ऊपर वाला किलोग्राम और ये जो अल्फा किलोग्राम है कटेगा, नहीं तो कैसे कटेगा? समझ आ गया? भौतिक राशि जिसकी बात इस क्वेश्चन ने कही है वो भौतिक राशि है ऊष्मा। समझ गए? ये विमीय विधि का अनुप्रयोग नंबर जो प्रथम होता है, उस अनुप्रयोग नंबर फर्स्ट का बेस्ड क्वेश्चन है। अनुप्रयोग नंबर प्रथम का बेस्ड क्वेश्चन है, उसके ऊपर आधारित प्रश्न है। तो आशा करूंगा कि आपको ये प्रश्न समझ आया है। तो अब हम यहाँ पे कहेंगे, मैं कहूँगा इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है। सबसे पहले प्रथम पद्धति कौन सी है? अगर मैं प्रथम पद्धति की बात करूं तो वो यहाँ पर कौन सी है, और मैं कहूँ द्वितीय पद्धति कौन सी है, बात करता हूँ द्वितीय पद्धति। भौतिक राशि कौन सी है? भौतिक राशि है ऊष्मा। कौन है भौतिक राशि? ऊष्मा। प्रथम पद्धति जो है वो है मेरे पास एमकेएस। पहली पद्धति कौन सी है? एमकेएस पद्धति। मैं कैसे पूछूं ये सवाल? दूसरी पद्धति आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कौन सी है। दूसरी पद्धति मैं कहूंगा अज्ञात पद्धति है। अज्ञात पद्धति है, और जिसके अंदर हमें दिया गया है कुछ लेने का। वो क्या क्या है मैं अभी बात करने वाला हूं।
एम के एस पद्धति में जो N1 हमें दिया गया है वो है 4.2 जूल। M1 जो मापा जाएगा वो मापा जाएगा किलोग्राम में। L1 जो मापा जाएगा वो मापा जाएगा मीटर में। T1 जो मापा जाएगा वो मापा जाएगा सेकंड में। दूसरा देखो, अज्ञात पद्धति में N2 हमें लेकर आना है, N2 हमें लेकर आना है। यहाँ पे जो M2 बोला है वो है अल्फा किलोग्राम लेने को कह रहा है। L2 बोला है वो बीटा मीटर लेने को कह रहा है। और T2 जो बोला है वो हमें गामा सेकंड लेने को बोला है। ये हमें लेने को कहा है। ऊष्मा की बात करूं तो ऊष्मा H है। H मतलब मैं कहूँगा ऊर्जा है। ओके, तो अगर मैं ऊर्जा की बात करूं तो ऊर्जा का विमीय सूत्र डायमेंशनल फॉर्मूला है M1 L2 T-2। यहाँ A बराबर मैं बात करूं तो वो होता है मेरे पास 1, B बराबर मैं बात करूं तो वो होता है 2, C बराबर मैं बात करूं तो वो होता है -2। कोई डाउट किसी को? बहुत बढ़िया, शानदार, ये हमारे पास क्लियर हो गया। मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। वो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, ज़रा सुनिए। फॉर्मूला मैं यहाँ पर कहूँगा अतः N2 बराबर N1 M1 बाई M2 की पावर A L1 बाई L2 की पावर B T1 बाई T2 की पावर क्या है, C। जहाँ A B C क्रमशः विमीय घाते हैं। क्या है? जहाँ A B C क्रमशः क्या है, विमीय घाते हैं। तो N2 बराबर N1 कितना है, 4.2। M1 कितना है मेरे पास, M1 मैं कहूँगा किलोग्राम में है। ये कितना है, अल्फा किलोग्राम है। A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू है 1। A का वैल्यू है मेरे पास 1। L1 कितना है, मीटर, यहाँ पे हो जाएगा बीटा मीटर। अरे बीटा मीटर। B कितना है मेरे पास, B है 2, मैं कह दूंगा यहाँ 2। ये कितना है मेरे पास, सेकंड, ये है मेरे पास गामा सेकंड। कितना है यहाँ पर C, मैं कहूँगा -2। नहीं आया समझ में? क्या ये नहीं आया? बाचीड़ 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 बाचीड़। कोई डाउट? नो डाउट। आगे क्या होगा, मैं कहूँगा N2 बराबर 4.2। N2 बराबर 4। अब देखो यहाँ बच गया है 1 अल्फा की पावर 1। मैं कहूँगा यहाँ बच गया है 1 अल्फा की घात 1 है, 1 बीटा की घात 2 है, 1 बीटा की घात 2 है, और 1 गामा जो है 1 गामा की पावर -2 है। गॉट? बहुत बढ़िया। N2 बराबर 4.2 अल्फा इनवर्स, यही होगा और क्या। ये मैं कहूँगा बीटा की पावर -2। यहाँ पे क्या होगा, 1 गामा की पावर -2 है। मैं अगर इसको लिखूँगा 4.2 अल्फा इनवर्स -2 गामा की पावर +2। क्या ये बादल आ रहा है, बरसो मारा गुदलिया बादल बरसो। देखो क्या ये आपके पास आंसर आ रहा है, क्या अल्फा इनवर्स बीटा -2 गामा की पावर +2। राइट ऑप्शन हमारा ये आ गया। ये हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही डेकोरेटेड तरीके से कर लिया। क्या ये क्वेश्चन आया?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए किसको नहीं आया समझ में। 2.3 पाठ्य पुस्तक प्रश्न हमने कर लिया। डन। आशा करूंगा ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया। देख लो जरा जल्दी से। शानदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। क्लियर है? अब आओ इसमें। क्या कहना चाह रहा है? कहना चाह रहा है पाठ्य पुस्तक प्रश्न 2.4। पाठ्य पुस्तक प्रश्न है 2.4। क्या कहना चाह रहा है कि इस कथन की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। कौन से कथन की? इस कथन की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। तुलना के मानक का विशेष उल्लेख किए बिना किसी विमीय राशि को बड़ा या छोटा कहना अर्थहीन है। सही बात है कि अपन ऐसा कहते हैं ना, कभी मेरे पास इतनी धन संपदा है, उसके पास मेरे से भी ज़्यादा, उसके पास ज़्यादा है, तो अपन तुलना करते हैं ना। पर सबसे ज़्यादा धन संपदा ईश्वर के पास है। पता है कि नहीं आपको? बहुत बढ़िया। तो अब हम ये कह रहा है फिजिक्स का क्वेश्चन कि इस कथन की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। तुलना के मानक का विशेष उल्लेख किए बिना, तुलना किए बिना आप किसी को विमीय राशि को बड़ा या छोटा कहना अर्थहीन है। इसे ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए कथनों को जहां कहीं भी आवश्यक हो दूसरे शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्या कह रहा है कि आपको ये जो कथन दिए गए हैं ना, आप इन कथनों को किसी से तुलना करके फिर हमें बताओ कि क्या ये उसकी तुलना में ऐसे हैं तो ऐसे उसकी तुलना में है। जैसे मैं पृथ्वी से बहुत छोटा हूँ, हे देवी मैं बहुत छोटा ही रहना चाहता हूँ, मैं आपकी बराबरी नहीं करना चाहता या नहीं कर सकता। तो हमें तुलनात्मक रूप से क्या देना है? जवाब देना है। तो आप देखोगे कि पहला पॉइंट है कि परमाणु बहुत छोटे पिंड होते हैं। इसे हमें तुलनात्मक रूप से बताना है। परमाणु बहुत छोटे पिंड होते हैं। तो हम यहाँ कहेंगे कि परमाणु जो है वो ऑल पिन के आकार की तुलना में बहुत छोटे पिंड होते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं। तो हम इसका आंसर किसी से तुलना करके दे रहे हैं ना, तो हमें यही कहना चाह रहा है कि आप इसकी व्याख्या किसी से तुलना करके कीजिए। क्लियर? तो जरा सुनिए, मैं कहूँगा पहला जो ऑप्शन है इसका मैं कहूँगा परमाणु का आकार। परमाणु का आकार क्या हो रहा है? परमाणु का आकार ऑल पिन के आकार से भी, ऑल पिन के आकार भी छोटा होता है। नहीं आया समझ में? क्या ये क्लियर है कि परमाणु का आकार जो है वो ऑल पिन के आकार से भी क्या होता है? छोटा होता है। परमाणु बहुत छोटे पिंड होते हैं। तो हम इसको लिखने का जो तरीका है, परमाणु का आकार, ये हम कहेंगे ऑल पिन के आकार से भी छोटा होता है, अथवा मैं इसको यूं भी कह सकता हूं, मैं कहूँगा परमाणु का आकार मैं कहूँगा परमाणु ऑल पिन के आकार से भी ऑल पिन के आकार से भी छोटे पिंड होते हैं। ऑल पिन के आकार से भी क्या होते हैं? छोटे पिंड होते हैं। तो मैंने इसको किससे तुलना की है? ऑल पिन से। फिर देखो दूसरा पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, जरा सुनिए। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो ये कह रहा है जेट वायुयान अत्यधिक गति से चलता है। जेट वायुयान
अत्यधिक व गति से चलता है। तो भाई किसकी अत्यधिक गति से? तो जेट वायुयान तो बहुत तेजी से चलता है। तो हेलीकॉप्टर तुमने देखा धीरे धीरे चलता, खच 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 खच। तो हम कहेंगे जेट वायुयान हेलीकॉप्टर की तुलना में बहुत अधिक तेजी से चलता है। तो हेलीकॉप्टर से तुलना हो गई, तुलना हो गई। तो ये बात हमें समझनी है। मैं कहूँगा दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट है जेट वायुयान, जेट वायुयान हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर की तुलना में, हेलीकॉप्टर की तुलना में, हेलीकॉप्टर की तुलना में अत्यधिक गति से चलता है, अत्यधिक गति से चलता है। आया समझ में? मैं कहूँगा जेट वायुयान जो है वो हेलीकॉप्टर की तुलना में अत्यधिक गति से चलता है। तो ये हेलीकॉप्टर से तुलना हो गई। सी ऑप्शन देखो क्या कहना चाह रहा है, जरा 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 देखिए। बृहस्पति का द्रव्यमान बहुत अधिक है। तो बृहस्पति भी एक ग्रह है, पृथ्वी भी एक ग्रह है। तो हम इसकी तुलना पृथ्वी से कर देंगे कि बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी नामक ग्रह की तुलना में बहुत अधिक है। तो तुलना हो गई ना, तुलना हो गई। तो मैं कहूँगा बृहस्पति, मैं कहूँगा बृहस्पति का द्रव्यमान, बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में, बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में, पृथ्वी की तुलना में अत्यधिक होता है। जरा जरा जरा, बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। शी इज द करेक्ट आंसर आ गया मेरा। जरा डी देखो, इस कमरे के अंदर वायु में अणुओं की संख्या बहुत अधिक होती है। इस कमरे के अंदर, ये जो कमरा जहां से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कमरे के अंदर वायु में अणुओं की संख्या बहुत अधिक होती है। तो कोई मानक माप तो होगा ना जिसमें अणुओं की संख्या को अपन ऑब्जर्व करते हैं, है ना? एक मोल में अणुओं की संख्या। तो हम कहेंगे इस कमरे के अंदर एक मोल में, एक मोल गैस में उपस्थित जितने अणु होते हैं ना, उसकी तुलना में इस कमरे में वायु में अणुओं की संख्या अधिक होती है। तो हम कहेंगे हमने किससे तुलना की? एक मोल गैस के अणुओं से हमने तुलना करके इसका आंसर लिखा है। आ गया समझ में? मैं कहूँगा बी नहीं है, डी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है। मैं कहूँगा इस कमरे में, इस कमरे में एक मोल गैस, इस कमरे में मैं कहूँगा एक मोल गैस, एक मोल गैस के अणु, एक मोल गैस के अणुओं, इस कमरे में एक मोल गैस के अणुओं से भी एक मोल गैस के अणुओं से भी अधिक अणु उपस्थित होते हैं, या अधिक अणु उपस्थित हैं, ऐसा ही कुछ है। तो इस कमरे के अंदर वायु में अणुओं की संख्या बहुत अधिक है, तो वायु शब्द लेना है। मैं कहूँगा इस कमरे में एक मोल गैस के अणुओं से भी अधिक वायु, मैं कहूँगा वायु के कण हैं। वायु में अणुओं की संख्या बहुत अधिक है। एक मोल गैस के अणुओं से भी अधिक वायु में अणुओं की संख्या अधिक है, अणुओं की संख्या अधिक है। आया समझ में?
मैं कैसे पूछूं ये सवाल, मारो मनड़ो भारी। नहीं आया। तो इस कमरे में 1 मोल गैस के अणुओं से भी अधिक वायु में अणुओं की संख्या अधिक है। ई देखो जरा, ई क्या कहना चाह रहा है। ई देखिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत भारी है। तो ये तो पहले से ही तुलना कर रखी है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत भारी। सही बात है, सही बात है, सही बात है। तो इसे हम यूं ही लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन 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 प्रोटॉन से बहुत भारी है। सही बात है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से क्या है, बहुत भारी होता है। यह कथन पूर्व से ही तुलनात्मक रूप से सत्य है। तुलनात्मक रूप से सत्य है। एफ देखो जरा, एफ जरा सुनो, एफ क्या है। अगर मैं एफ की बात करूं तो एफ क्या है, देखिए कि ध्वनि की जो गति है प्रकाश की गति से बहुत कम है। तो ये कथन भी पहले से तुलनात्मक रूप से सत्य। ध्वनि की चाल है 332, प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ तो ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है। सही बात है, सही बात है, सही बात है। मैं कहूंगा ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है। बहुत कम होती हैं। यह कथन पूर्व से ही तुलनात्मक रूप से रूप से सत्य है। पूर्व से ही तुलनात्मक रूप से क्या है, सत्य है। तो ये कथन तो सही है। तो ये तो हो गया बहुत बढ़िया क्वेश्चन मित्रों। एक एक क्वेश्चन को हम कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन अंदाज से। तो पाठ्य पुस्तक प्रश्न 2.4 हम कर चुके हैं। बाय बाय दिस क्वेश्चन। तो आशा करूंगा अब आपको इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में कोई डाउट, कोई शंका नहीं रहेगी। मैं चलता हूं आगे की कड़ी में, जरा देखिए। देखो पाठ्य पुस्तक प्रश्न 2.5 क्या कहना चाह रहा है। 2.5 हमें क्या सिखाना चाह रहा है, जरा सुनिएगा। अगर मैं 2.5 की बात करूं तो 2.5 हमें क्या सिखाना चाह रहा है, जरा देखिएगा। बहुत ही धांसू प्रश्न है ये, सूर्य ऊष्मा और 2.24। काफी क्वेश्चन पड़े हैं मित्रों। चलिए, ये कह रहा है कि लंबाई का कोई ऐसा नया मात्रक चुना गया है। कैसा नया मात्रक है? लंबाई का कोई ऐसा नया मात्रक चुना गया है जिसके अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, 1 है। क्या है? जिसके अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल 1 है। लंबाई के इस नए मात्रक के पदों में सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? प्रकाश इस दूरी को तय करने में इतना समय ले रहा है। हमें यह कह रहा है कि लंबाई का एक ऐसा नया मात्रक चुना गया है जिसमें निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 1 मानी गई है।
तो बताओ जो एक खगोलीय मात्रक दूरी हुआ करती थी, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसका मान अब नई दूरी के पदों में क्या होगा, हमसे पूछ रहा है। अगर सूर्य प्रकाश जो है इस दूरी को तय करने में इतना समय ले रहा है, देखो कैसे। मैं कहूंगा लंबाई के नए मात्रक में, लंबाई के नए मात्रक में, लंबाई के नए मात्रक में क्या हो रहा है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल क्या है, 1 है। प्रकाश की चाल बराबर कितनी है, 1 है। जरा सुनिए, हमें एक AU का मान लाना है। प्रकाश इस दूरी को तय करने में इतना समय ले रहा है। प्रकाश द्वारा दूरी को तय करने में, प्रकाश द्वारा दूरी को तय करने में, प्रकाश द्वारा दूरी को तय करने में लगा समय, कि प्रकाश द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय कितना लग रहा है, समय T बराबर है 8 मिनट और मैं कहूँगा 20 सेकंड। 8 मिनट और 20 सेकंड का क्या लग रहा है, समय लग रहा है। T बराबर है मेरे पास कितना, 8 मिनट, तो ये हो गया, तो 8 × 60, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड और ये 20 सेकंड। 8 × 48 प्लस 20 कितना आ रहा है, 500 सेकंड। इसका मतलब प्रकाश जो है जिसकी चाल 1 है वो जो है कितना समय ले रहा है इस दूरी को तय करने में, 500 सेकंड का समय ले रहा है। तो बताना है वो दूरी कितनी है। मैं कहूँगा अतः पृथ्वी तथा सूर्य के केंद्रों को मिलाने वाली, पृथ्वी तथा सूर्य के केंद्रों को मिलाने वाली, पृथ्वी तथा सूर्य के केंद्रों को मिलाने वाली नई दूरी S बराबर, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय, यही होगा। अगर दूरी बराबर चाल इंटू समय है मित्रों, चाल तो कह रहा है प्रकाश का वेग 1 है, समय 500 सेकंड लग रहा है, तो मैं कहूँगा अतः जो नई वैल्यू आई है, नया जो S आया है, चाल कितना हो गया मेरे पास 1 और समय कितना आ रहा है 500 सेकंड, तो S बराबर क्या आ गया, 500 मीटर। आया समझ में ये कॉन्सेप्ट, नहीं आया, क्या ये नहीं आया, तो मैं कहूँगा S बराबर 500 मीटर। लिखने को इसने बोला नहीं, इसने बोला लंबाई का नया मात्रक है, तो मीटर हम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 500 लंबाई का नया मात्रक। कोई होगा मात्रक, लंबाई का नया मात्रक। तो चलूं, समझ आया कि नहीं आया। एक लाइन का क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन ने सोचने पर हमें मजबूर किया है। क्वेश्चन तो बहुत बेहतरीन है, शानदार। क्या यहां तक क्लियर है? बढ़ूं मैं आगे। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं यहां तक आपको बहुत बेहतर समझ आया।
पाठ्य पुस्तक प्रश्न 2.5 डन। ओके, मैं चलता हूं आगे। क्या है आगे की कड़ी में, जरा सुनिए। आगे की अगर मैं बात करूं तो क्या आने वाला है, देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, सुनना है, समझना है। पाठ्य पुस्तक प्रश्न 2.6 जरा सुनिए। ये कह रहा है लंबाई मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे परिशुद्ध यंत्र है। लंबाई मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे परिशुद्ध यंत्र है, हमसे पूछ रहा है। और ये कह रहा है कि एक वर्नियर कैलिपर्स जिसके वर्नियर पैमाने पर 20 विभाजन है। क्या है? एक वर्नियर कैलिपर्स जिसके वर्नियर पैमाने पर क्या है, 20 विभाजन है। एक स्क्रू गेज, क्या है ये? स्क्रू गेज। एक स्क्रू गेज जिसका चूड़ी अंतराल 1 मिलीमीटर और वृत्तीय पैमाने पर 100 विभाजन है। कोई प्रकाशिक यंत्र जो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की सीमा के अंदर लंबाई माप सकता है। तो ये 3 ऑप्शन दिए हैं और हमसे पूछ रहा है कौन सबसे बेस्ट है। ठीक, देखो पहला पॉइंट, पहला क्या कहना चाह रहा है, एक वर्नियर कैलिपर जिसके वर्नियर पैमाने पर 20 विभाजन है। मैं कहूंगा एक वर्नियर कैलिपर्स, एक वर्नियर कैलिपर्स जिसके, मैं कहूंगा एक वर्नियर कैलिपर्स जिसके वर्नियर पैमाने पर, जिसके वर्नियर पैमाने पर, वर्नियर पैमाने पर कितने विभाजन हैं? 20 विभाजन है। देखो लो भाई सुनो, लंबाई मापने के लिए निम्न में से कौन सबसे परिशुद्ध, परिशुद्ध का मतलब है आपको एकदम एब्सोल्यूट और करेक्ट रीडिंग देने वाला, इसमें से कौन सा उपकरण है आपको नाम बताना उसका। जो जो नाम बताएगा उसे मैं अपनी गाड़ी पर चक्कर दिलाऊंगा, मोटरसाइकिल पर। अब भाई यहां से मित्रों बात आती है कि कोई भी परिशुद्ध यंत्र है कि नहीं है, यथार्थ है कि नहीं है, एक्यूरेट वैल्यू माप रहा है कि नहीं माप रहा है। तो आप उसकी दी गई रीडिंग से उसकी क्षमता का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। आपको जो ये रीडिंग दी गई है आप उससे इसकी कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे कि ये एब्सोल्यूट माप रहा है कि नहीं माप रहा है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये परिशुद्ध यंत्र है कि नहीं है, इसके लिए भौतिकी के अंदर एक वैल्यू आती है जिसका नाम है अल्पतमांक। इंग्लिश में इसे लिस्ट काउंट कहते हैं, अल्पतमांक लिस्ट काउंट कहते हैं। अगर हमें इसके लिस्ट काउंट पता चल जाए और लिस्ट काउंट जितना कम होगा कम होगा कम होगा, उतना हम कहेंगे कि ये इतनी वैल्यू माप सकता है। लिस्ट काउंट का मतलब होता है न्यूनतम से न्यूनतम मान उस उपकरण के लिए जो वो रीडिंग बता रहा है। जैसे मैं कहूँगा कि मैं किसी टॉपिक की तह से तह तक जा सकता हूँ, तो ये मेरी एक्यूरेसी है। और अगर कोई दूसरा टीचर है तो वो उस टॉपिक की तह से तह तक जा रहा है, तो वो ज़्यादा एब्सोल्यूट है, वो और अच्छे ढंग से आपको समझा सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक वैल्यू, एक उपकरण कम से कम, न्यूनतम से न्यूनतम कोई भी भौतिक राशि, जैसे क्षेत्रफल है, जैसे लंबाई है, क्लियर, जैसे आयतन है, उसकी न्यूनतम से न्यूनतम कोई मीटर कितना माप सकता है, वही न्यूनतम मान उसका अल्पतम मांक कहलाता है। यूं अल्पतम मांक के कई सूत्र है, वर्नियर पैमाने के भी सूत्र है, वर्नियर का अल्पतम मान निकाला जाता है। मैं कहूँगा मुख्य स्केल पर एक प्रभाग का मान बट्टे वर्नियर स्केल पर वृत्तीय पैमाने, या मैं कहूँगा वर्नियर स्केल पर जो है वृत्तीय भागों की संख्या या वर्नियर स्केल पर भागों की संख्या, ये होता है वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतम मान।
स्क्रू गेज का भी ऐसे ही निकालते हैं, मुख्य पैमाने पर एक प्रभाग का मान, वृत्तीय पैमाने पर कुल प्रभागों की संख्या, ऐसे अल्पतमान निकाला जाता है। तो पहले जब तक अल्पतमान नहीं आएगा आप इसमें कुछ नहीं कर पाओगे। तो देखिए पहले बात करते हैं अल्पतमांक की। मैं कहूंगा अतः वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक, वर्नियर कैलिपर्स का क्या करना है, मुझे अल्पतमांक लाना है। तो वो है मेरे पास मुख्य स्केल पर एक प्रभाग का मान बट्टे मैं कहूंगा वर्नियर पैमाने पर कुल अंकित प्रभाग। कुल अंकित प्रभाग। देखो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक मुझे लाना है तो वो है मुख्य स्केल पर एक प्रभाग का मान बट्टे वर्नियर पैमाने पर कुल अंकित प्रभाग। हमें इससे अल्पतमान लाना है, वो कैसे आएगा, मैं कहूंगा n या लिस्ट काउंट कह दूं, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, एक प्रभाग का मान यहाँ पर है 1 और कुल भाग कितने हैं 20। कितने हैं भाई 20। तो अगर मैं 1 में 20 का भाग दूंगा तो 1 में 20 का अगर मैं भाग दूंगा तो वो आता है मेरे पास 0.05 मिलीमीटर। अब सवाल है कि ये तो मिलीमीटर में आया, तो बिल्कुल कोई भी मीटर जो है ना, वर्नियर है, स्क्रू गेज है, वो रीडिंग आपको मिलीमीटर में ही देगा। पर हमें तो तीनों की तुलना करनी है क्योंकि अब एक क्वेश्चन थोड़ी है, 3 है ना, तो मिलीमीटर में तीसरे की रीडिंग नहीं आएगी, वो सेंटीमीटर में जाएगा क्योंकि वहां दृश्य प्रकाश के विकिरण का मैं तरंग दैर्ध्य लेने वाला हूं, वो आएगा सेंटीमीटर में। जब वो सेंटीमीटर में आएगा ना, ये मिलीमीटर में होगा, तो मैं कैसे कहूंगा ये बड़ा है कि ये छोटा है, कि ये छोटा है कि ये बड़ा है। तो इसलिए सभी को सेंटीमीटर में ले आओ। अब जरा देखो 0.05 मिलीमीटर है तो 10 की घात -3 मीटर, तो 0.05 10 की घात -3 मीटर, 1 मीटर 10 की घात या 100 सेंटीमीटर। तो मैं कहूँगा ये मेरे पास वैल्यू किस में चली गई, सेंटीमीटर में। मैं कैसे पूछूं ये सवाल, मारो मनड़ो भारी, नहीं आया। कितना बच गया मेरे पास, 10 की घात -1, तो 0.05 बट्टे में क्या करूँगा 10। अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो मेरे पास जो आ रहा है वो आएगा 0.005 सेंटीमीटर। तो मैं कहूंगा लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर सारा 0.05 सेंटीमीटर। ये आप 11th में प्रयोगशाला में देखोगे, 11th में जब भी आप लैब में जाओगे तो वहां वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज आप दोनों देखने को मिलेगा आपको। चलो भाई वर्नियर कैलिपर्स तो हो गया, अब आओ स्क्रू गेज में। अब आइए आप स्क्रू गेज में, देखो जरा, ये कह रहा है एक स्क्रू गेज जिसका चूड़ी अंतराल, हाय चूड़ी अंतराल 1 मिलीमीटर है, वृत्तीय पैमाने पर 100 विभाजन है। मैं कहूंगा बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है मैं कहूंगा एक स्क्रू गेज क्या बोला है, एक स्क्रू गेज जिसका चूड़ी अंतराल 1 मिलीमीटर है, एक स्क्रू गेज जिसका चूड़ी अंतराल 1 मिलीमीटर है, इसके
वृत्तीय क्या हो जाएगा, मैं कहूंगा चूड़ी अंतराल 1 मिलीमीटर और वृत्तीय पैमाने पर 100 विभाजन है, मैं कहूंगा इसके वृत्तीय पैमाने पर 100 विभाजन है। लो बताओ, हमें स्क्रू गेज का अल्पतमान लाना है, कैसे लाऊंगा? देखिए मैं कहूंगा अतः क्या आएगा मेरे पास, स्क्रू गेज का अल्पतमांक, स्क्रू गेज का अल्पतमांक बराबर हो जाएगा क्या, बराबर हो जाएगा मैं कहूंगा मुख्य पैमाने। ये फॉर्मूले अब आप कहोगे सर ये फॉर्मूले आप कहां से ला रहे हो, आपकी जो प्रैक्टिकल की बुक है ना, देखो खोल के देखो मींडा, उसमें लिखे गए हैं मुख्य पैमाने पर एक प्रभाग का मान, मुख्य पैमाने पर एक प्रभाग का मान, ठीक, मुख्य पैमाने पर एक भाग का मान कितना है वो, बट्टे मैं कहूंगा वृत्ताकार पैमाने पर कुल भागों की संख्या। बोलो जरा, मैं कहूंगा मुख्य पैमाने पर एक भाग का मान बट्टे वृत्ताकार पैमाने पर कुल भागों की संख्या, तो मैं कहूंगा लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज 1 मिलीमीटर बट्टे 100। दिया ना क्वेश्चन में, खुद नहीं तो दिया है। स्क्रू गेज मैं कहूंगा ये स्क्रू गेज है, तो मैं कहूंगा 0.01 मिलीमीटर। लो, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कौन बदलेगा, मैं बदलूंगा। L ऑफ स्क्रू गेज 0.01 10 की घात माइनस के 3 मीटर। L ऑफ स्क्रू गेज बराबर 0.01 10 की घात माइनस 3 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहां मैं कह दूंगा लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज बराबर हो जाएगा 0.01 10 की पावर माइनस का 1। आया समझ में, क्लियर? ये आ गया मेरे पास किसमें, सेंटीमीटर में। तो लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज बराबर है 0.001 सेंटीमीटर। कितने चलिए, ये किसका आ गया है, ये आ गया है मेरे पास लिस्ट काउंट स्क्रू गेज का। क्या यहां तक समझ आया? क्या यहां तक समझ आया? बहुत बढ़िया, शानदार। तो बी ऑप्शन जो है वो तो हमें क्लियर हो गया। अब देखो, अभी हुआ नहीं है पूरा, अब ये करना है। कोई प्रकाशिक यंत्र जो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की सीमा के अंदर लंबाई माप सकता है, क्या कह रहा है, सी ऑप्शन क्या कह रहा है, जरा देखिए। मैं कहूंगा कोई प्रकाशिक यंत्र, क्या कह रहा है, कोई प्रकाशिक यंत्र जो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की सीमा के अंदर, कोई प्रकाशिक यंत्र जो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की सीमा, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की सीमा के अंदर क्या करता है, ऐसा क्या गुनाह कर रहा है, देखो तो,
सीमा के अंदर लंबाई माप सकता है। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, मैं कहूंगा अंदर लंबाई माप सकता है। लाइन को पढ़ो एक बार लाइन को, क्या कहना चाह रहा है कि कोई प्रकाशिक यंत्र है जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की सीमा के अंदर जो है लंबाई माप सकता है। तो कौन सी लंबाई मापने की बात कर रहा है ये? मैं कहूंगा जरा सुनिए, देखो मैं कहूंगा अतः दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, दृश्य प्रकाश की माध्य तरंग दैर्ध्य, दृश्य प्रकाश की माध्य तरंग दैर्ध्य कितनी आ रही है मेरे पास? 6000 एंगस्ट्रॉम। अब आप कहोगे ये आपने कहां से लाए? अरे भाई, प्रकाशिक यंत्र क्या मापेगा? लैम्बडा ही तो मापेगा। अब वो कौन सी लैम्बडा मापेगा? दृश्य की मापेगा, पराबैंगनी की मापेगा, अवरक्त की मापेगा। तो हम कहेंगे दृश्य की मापेगा, क्योंकि दृश्य विकिरण जो है वो आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, क्लियर, कहीं भी प्राप्त हो जाते हैं, और उनकी माध्य तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। तो जो प्रकाशिक यंत्र जिस तरंग दैर्ध्य की लंबाई माप रहा है, वो लंबाई मतलब तरंग दैर्ध्य मतलब दूरी मतलब मीटर, वो 6000 है। तो मैं कहूंगा अतः प्रकाशीय उपकरण, अतः प्रकाशीय उपकरण की तरंग दैर्ध्य, अतः प्रकाशीय उपकरण की क्या हो गई है? तरंग दैर्ध्य। मैं कहूंगा लैम्बडा बराबर कितना हो जाएगा? प्रकाशीय उपकरण की तरंग दैर्ध्य बराबर है प्रकाशीय उपकरण की नहीं, प्रकाशीय उपकरण का लिस्ट काउंट, प्रकाशीय उपकरण का, जा काजल जी ले तेरी जिंदगी, प्रकाशीय उपकरण का अल्पतमांक, अल्पतमांक अगर मुझे लिस्ट काउंट लाना है तो मैं कहूंगा लिस्ट काउंट ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बराबर है 6000 एंगस्ट्रॉम। लिस्ट काउंट ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है 6000 10⁻⁻10 मीटर। ओके, लिस्ट काउंट ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट 6000 10⁻⁻10 और 1 मीटर हो गया 100 सेंटीमीटर। मैं कैसे पूछूं ये सवाल, मारो मनड़ो भारी, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। नहीं आया? सभी को मैं सेंटीमीटर में लेकर आ रहा हूं, शुरू से लेकर चल रहा हूं, तो इसको भी मैं लिखूंगा कितना है ये? 6000 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। चलो मैं कहूंगा ये आ गया मेरे पास 6 इंटू 3 कम कर दो -5 सेंटीमीटर। ओके भाई, 3 कम हो गए तो हो गए मेरे पास -5। तो ये क्या आएगा? 6/1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 तो हो जाएगा 0.00006। यही तो होगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। आप समझ पाए? लिस्ट काउंट ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आया है 0.0006 सेंटीमीटर। क्या समझे आप? आप ये समझे कि सबसे कम, न्यूनतम, मिनिमम जो लिस्ट काउंट अल्पतमान किसी इंस्ट्रूमेंट का अगर आ रहा है तो वो है ये प्रकाशीय उपकरण। इस प्रकाशीय उपकरण का अल्पतम मांक सबसे कम आ रहा है 0.0006 सेंटीमीटर। इसके बाद जो अल्पतमांक आया है मेरे पास सेंटीमीटर में,
इसका आया है, इसके बाद जो अल्पतमांक आया है वो आया है इसका। तो हम कहेंगे इसका तो है 0.001, उसका है 0.005, तो फिर भी वो ज़्यादा है। तो मैं कहूँगा सबसे बेस्ट जो मापेगा वो प्रकाशीय उपकरण मापेगा, उसके बाद स्क्रू गेज मापेगा, उसके बाद वर्नियर कैलिपर्स मापेगा, क्योंकि सबसे कम अल्पतमांक है किसका, इस इंस्ट्रूमेंट का। समझ आया? तो अल्पतमांक मैंने बताया कि जो कम से कम वैल्यू को ऑब्जर्व करता हो उसे हम अल्पतमांक कहेंगे। मैं कहूँगा अतः स्पष्ट है कि सबसे न्यूनतम अल्पतमांक प्रकाशीय उपकरण का है। प्रकाशीय उपकरण का होता है। सबसे न्यूनतम अल्पतमांक किसका होता है? प्रकाशीय उपकरण का होता है। तत्पश्चात स्क्रू गेज एवं अंतिम रूप से वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक पाया जाता है। यस, क्लियर है। अतः मापन का सबसे परिशुद्ध मान कौन देगा? सबसे परिशुद्ध मान प्रकाशीय उपकरण द्वारा प्राप्त होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, चला गया मित्रों। कितनी बारीकी से हमने इस क्वेश्चन को किया, और यही अगर मित्रों आप बुक देखोगे ना तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए कहा गया है एक शिक्षक जो है वो राष्ट्र निर्माता होता है, क्योंकि पहले हम इन क्वेश्चन से पंगा लेते हैं, फिर हमारे विचार हम आपके सामने रखते। इतना सॉल्व आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा कि वास्तव में क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है जितना कम अल्पतमांक होगा वो मापन शुद्ध होगा। पाठ्य पुस्तक प्रश्न 2.6 हमने कर लिया है। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? बताइए जरा। बहुत ही शानदार। चलो मैं आगे, क्या मैं आगे बढ़ूं? देखो जरा सुनिए। पाठ्य पुस्तक प्रश्न 2.7 क्या है? पाठ्य पुस्तक प्रश्न 2.7 हमें ये क्या कहना चाह रहा है? बहुत इजी है, घबराओ मत, बहुत इजी है। पाठ्य पुस्तक प्रश्न 2.7 कोई छात्रा है 100 आवर्धन के एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखकर मनुष्य के बाल की मोटाई मापता है। वो 20 बार प्रेक्षण करता है और उसे ज्ञात होता है कि सूक्ष्मदर्शी के दृश्य क्षेत्र में बाल की औसत मोटाई 3.5 मिलीमीटर है। तो बाल की मोटाई का अनुमान क्या है? आया समझ में? ये कह रहा है कि एक बालक है, बेचारा बालक है, बालक पूछ रहा है कि 100 आवर्धन का एक सूक्ष्मदर्शी। अब ये आवर्धन वगैरह कहाँ मिलेंगे आपको पता है? सूक्ष्मदर्शी कहाँ मिलेंगे? 12th में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे?
ट्वेल्थ में मिलेंगे। ट्वेल्थ के अंदर सूक्ष्मदर्शी हम दोनों प्रकार के पढ़ेंगे। मनुष्य बाल की मोटाई माप रहा है, बेचारा 20 रीडिंग ले चुका है और उसे ज्ञात होता है कि सूक्ष्मदर्शी के दृश्य क्षेत्र में बाल की औसत मोटाई 3.5 मिलीमीटर, मतलब सूक्ष्मदर्शी जो बाल की मोटाई माप कर उसे बता रहा है वो 3.5 मिलीमीटर है। तो बाल की मोटाई का वास्तविक स्वरूप क्या है हमें बताना। देखो मैं कहूंगा दिया गया है, किथे चलिए, मैं कहूंगा दिया गया है क्या दिया गया है, मैं कहूंगा सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन, सूक्ष्मदर्शी का मुझे आवर्धन दिया गया है और आवर्धन है मेरे पास 100। कितना है? सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन दिया गया है और आवर्धन है मेरे पास 100 और 20 रीडिंग ले रहा है। मैं कहूंगा प्रेक्षित बाल का आभासी माप कितना आया है? बाल का आभासी माप कितना है? 3.5 मिलीमीटर। कितना है? प्रेक्षित बाल का आभासी माप जो है वो 3.5 मिलीमीटर है। अब आवर्धन का मीनिंग आपको नहीं पता, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखो ऐसे होता है, ये सूक्ष्मदर्शी में एक छोटा लेंस होता है, ये बड़ा लेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक वस्तु रखी होती है, ठीक। इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां बनता है, ये जो वास्तविक होता है, तो इससे तो वास्तविक मान आता है। इसी का आभासी मान यहां प्राप्त होता है, जो आभासी कोण बीटा बनाता है और ये वास्तविक कोण अल्फा बनाता है। तो आवर्धन जो होता है ना वो ये होता है m बराबर बीटा बट्टे अल्फा। समझ आया? बीटा मतलब वही मैं कहूंगा आभासी माप और अल्फा मतलब क्या है? वास्तविक माप। तो मैं सिर्फ आपको ये आइडिया देना चाह रहा हूं कि आभासी माप फॉर्मूले में ऊपर आ रहा है और वास्तविक माप जो है फॉर्मूले में नीचे आ रहा है। क्यों बता रहा हूं? 12th में है, पर अभी आप आइडिया रख लोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि सर ने ये फॉर्मूला कैसे लगाया है। तो मैं ये सीधा यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूं। जरा देखिए, मैं कहूंगा, मैं कैसे पूछूं ये सवाल, मारो मनड़ो भारी। मैं कहूंगा सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन m बराबर क्या होगा? m बराबर होगा आभासी माप बट्टे वास्तविक माप। हमें वास्तविक माप पूछ रहा है, तो मैं कहूंगा वास्तविक माप बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा आभासी माप बट्टे m। आया समझ में कि जो वास्तविक माप है वो किसके बराबर होगा? आभासी माप बट्टे स्मॉल m। तो मैं कहूंगा वास्तविक माप बराबर आभासी माप। देखो कैसे आया, आभासी माप कितना है? आभासी माप है 3.5 मिलीमीटर और आवर्धन है 100। 3 वास्तविक माप क्या आएगा? वास्तविक माप का मतलब है, मैं कहूंगा वास्तविक माप है, आभासी माप है 3.5 मिलीमीटर बट्टे 100। गॉट? आवर्धन को m से दर्शाते हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो वास्तविक अनुमान आ जाएगा मेरे पास कितना? 35/1000 मिलीमीटर।
या मैं कहूँगा जरा 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 वास्तविक माप बराबर हो गया 0.035 मिलीमीटर। क्या ये इतना समझ में आया? बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक तो आपको जो है वो बेहतरीन ढंग से ये बातें क्लियर हो गई है। 0.0035 मिलीमीटर। एक बार फिर से सुन लो जरा। इसमें क्या होता है कि ये सूक्ष्मदर्शी का क्वेश्चन है जो हमारे यहाँ प्रयोग में नहीं है, और ये होता है 12th में। 100 आवर्धन दिया है, 20 प्रेक्षण ले रहा है, औसत मोटाई 3.5 मिलीमीटर पाई गई है। तो ये जो 3.5 मिलीमीटर है वो आभासी मोटाई है। हमें वास्तविक मोटाई का ज्ञान करवाना है, तो m बराबर होता है आभासी माप बट्टे वास्तविक माप। वास्तविक माप हो गया आभासी माप बट्टे स्मॉल m। वास्तविक माप 3.5 मिलीमीटर बट्टे 100, 35 बट्टे 100 हो गया 1000, 0.0035 मिलीमीटर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये हमने कर लिया है। और इस क्वेश्चन में विद्यार्थियों के बहुत डाउट रहता है, कहते हैं कि ये क्या था। तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये बताना था कि कौन सा उपकरण जो है पर्याप्त और एप्रोप्रिएट रीडिंग माप सकता है, इनमें से हमें चेक करना। तो इसका अल्पतमान लिस्ट काउंट निकालो। लिस्ट काउंट का मतलब है जो सबसे न्यूनतम से न्यूनतम वैल्यू माप सके। इसका लिस्ट काउंट, इसका लिस्ट काउंट। हमने सभी के अल्पतमांक निकाले तो सबसे कम से कम जो मिला वो प्रकाशीय उपकरण का मिला। तो हम कहेंगे सबसे बेस्ट रीडिंग ये देगा, उसके बाद ये देगा, फिर ये देगा। समझ आ गया इतना? चलिए, तो बेहतरीन, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया है। और ये जो कुछ क्वेश्चन थे हमने कर लिए हैं, यहाँ से ये सफ़र हमने शुरू किया था। तो आगे और भी क्वेश्चन अभी करने हैं, मैं और क्वेश्चन करवाऊंगा, परंतु अभी इस सभा को विराम देने का समय आ गया है। आप सभी मित्रों इन सभी क्वेश्चन को मिलाएं, पुनः करें, ज़्यादा से ज़्यादा वापस मिलाएं। जितने आप स्वयं करेंगे उतना ही आपको सीखने और समझने को मिलेगा कि वास्तव में कहना क्या चाह रहा है। चलिए, तो आगे की कड़ी में आपका फिर से अभिवादन रहेगा आंकिक प्रश्नों की सब। हम डरना नहीं है, क्वेश्चन भले ही टफ है पर हम सीधे नहीं हैं, हम कर लेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।